अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स पोर्शन जो पीएमसी का पहला प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, फ्री टेस्ट हुआ था, उसका फ़िज़िक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, ओहम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स। ओहम्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? ओहम्स लॉ तब ही एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है क्या होता है, जो भी मटीरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है किसी मटीरियल की, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसकी चेंज होने की वजह से जो ओहम्स लॉ होता है वो क्या एप्लीकेबल नहीं रहता। तो ओहम्स लॉ सिर्फ तब ही एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा मतलब रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, मतलब ओहम्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड इंटर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन 3 टेस्ला, कैलकुलेट दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई इट। फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट हमने बतानी है, एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स का वो कौन सा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला है, इसे हमने वैल्यू पुट करनी है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, 2 है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 5 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 है, इनटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 × 13 इक्वल टू 15। हमारे पास 15 जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बीटा विल बी करेक्ट आंसर, 15 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हाफ वेव रेक्टिफायर का है। अल्फा में देखें ट्रांसफार्मर है, बीटा में देखें लोड रेजिस्टेंस है, चार्ली में पावर सप्लाई या ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो है हाफ वेव रेक्टिफायर के जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है उसका एसी सोर्स, क्या होता है, एसी सोर्स हाफ वेव रेक्टिफायर का एक कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है इसका कंपोनेंट। तीसरा क्या होता है, डायोड होता है। और चौथा कौन सा होता है, लोड या फिर रेजिस्टेंस। लोड या फिर रेजिस्टेंस, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं आपको ये बनाकर दिखाऊं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एसी सोर्स, जब हम बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सोर्स आता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास आता है डायोड, और डायोड के बाद आती है रेजिस्टेंस। इस तरह इसकी डायग्राम होती है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर, इसकी 2 कॉइल्स हैं। ये क्या है, एसी सोर्स है। ये क्या है, डायोड है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसके कितने कंपोनेंट हुए, टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक मॉडल ऑफ आइडियल गैस का इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है। अगर हम पहली बात करें फर्स्ट अल्फा ऑप्शन की, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये उसका अजम्पशन है। उसका साइज जो होता है 300 टाइम्स स्मॉलर होता है देन दी सेपरेशन। बीटा में देखें मॉलिक्यूल सफर्स नेग्लिजिबल मोमेंटम ड्यूरिंग दी वाल कोलिजन, ये गलत है। जो होती है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, इसके अकॉर्डिंग होता है जब भी 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उनकी कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, जिसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है या फिर कंजर्व होती है, दूसरी क्या होती है, मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व होती है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रही होती। यहाँ पे कह रहे हैं मोमेंटम चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या गलत है। तो बीटा क्या होगा, गलत होगा। उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि विच इज़ नॉट एजम्पशन, तो बीटा जो है वो क्या है, एजम्पशन नहीं है। अगर चार्ली में की बात करें, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट कोलिजन, ये भी करेक्ट है। डेल्टा की बात करें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन एंड दे मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, तो ये भी करेक्ट है। तो जो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है वो सिर्फ बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 129, दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियंस। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर होता है 2 पाई रेडियंस। तो चार्ली हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 130, कूलम फोर्सेज है। जो कूलम फोर्स है वो क्या है। पहली बात देखें, 2 तरह की फोर्सेज होती है, एक होती है लॉन्ग रेंज फोर्सेज, एक होती है शॉर्ट रेंज फोर्सेज। यहाँ पे जो कूलम फोर्स है वो कौन सी है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। अब कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, वो फोर्सेज जो अब ये करती है इन्वर्स स्केयर लॉ। इन्वर्स स्केयर लॉ यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ रेडियस से।
जो स्केयर ऑफ रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो कौन सी होती है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। जो स्केयर ऑफ रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनको लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं और कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स के लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कोयल डिपेंड अपॉन। जो मोशनल ईएमएफ होती है जो कोयल में इंड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अगर उसका फार्मूला लिखें तो E इज इक्वल टू वी बी एल, यहाँ पे एल आएगा, साइन थीटा। E इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। तो ये किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, इसके अलावा लेंथ पे डिपेंड करती है, इसके अलावा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन। जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है? किसी भी मेटल या किसी भी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। वर्क फंक्शन क्या होते हैं? मेटल की या फिर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? वर्क फंक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है मेटल पे और नेचर ऑफ सरफेस पे। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, बोथ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस, बोथ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस, ये बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, फार्मूला फॉर पावर इज। पावर का फार्मूला क्या है? ये सिंपल से एमसीक्यूज है, P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर का इनमें से देख लें कौन सा करेक्ट फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई। तो ये वाला पावर का करेक्ट फार्मूला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर एमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसने रेडियो एक्टिव डिके किया उससे 3 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकले हैं। वो 3 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? पहली चीज़ जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा पार्टिकल हमने पढ़ा हुआ है, गैमा रेज हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिव डिके के जरिए निकलती है, बीटा पार्टिकल्स देखा है हमने कि रेडियो एक्टिव डिके के जरिए ये निकलते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो डेल्टा रेज होती हैं इनको कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। डेल्टा रेज को क्या कहते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरेटेड बाय प्राइमरी रेडिएशन। ये जो प्राइमरी रेडिएशन है इनके थ्रू ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंडरी रेज होती हैं जो डेल्टा रेज होती हैं वो निकलती हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स विद इनफ एनर्जी टू एस्केप अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइमरी रेडिएशन या कुछ भी कहते हैं। तो ये होती है डेल्टा रेज जो होती है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इन प्राइमरी रेज के जरिए प्रोड्यूस होती हैं, वो न्यूक्लियर डिके के जरिए प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेल्टा होगा, जो कि न्यूक्लियर डिके के जरिए प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट 135 एमसीक्यूज है, रेडिएशन आर क्लासीफाइड बाय इट्स। रेडिएशन जो होती है वो किस तरह क्लासीफाई की जाती हैं? तो रेडिएशन जो होती हैं वो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग नेचर के ज़रिए क्लासीफाई की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो हमारे पास जो रेडिएशन होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये आयोनाइजिंग है। इसके अलावा गैमा रेज जो हैं हमारे पास ये क्या है? आयोनाइजिंग है। इसके अलावा एक्स रेज जो हैं ये क्या है? आयोनाइजिंग है। इसके अलावा अगर नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं हमारे पास ये नॉन आयोनाइजिंग होती है। रेडियो वेव्स ये नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्मल वेव्स ये भी क्या होती हैं? नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। तो इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? आयोनाइजिंग नेचर के थ्रू भी और नॉन आयोनाइजिंग के थ्रू भी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन चार्ली, बोथ ए एंड बी, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग नेचर के थ्रू। 136 एमसीक्यू इन विच रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज लेस। कौन सा रेक्टिफायर है जिसमें रिपल फैक्टर लेस होता है? एक ये देख लें हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक ये देख लें फुल वेव रेक्टिफायर है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिपल किस में प्रोड्यूस होती है? ये देखें ये पूरा साइकिल है रिपल का, लेकिन ये सिर्फ छोटी सी स्पेस है रिपल की। तो सबसे कम रिपल कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? फुल वेव में कम प्रोड्यूस हो रही है, हाफ वेव में क्या हो रही है? ज़्यादा रिपल प्रोड्यूस हो रही है। फुल वेव में कम और हाफ वेव में ज़्यादा। यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया? लेस रिपल किस में प्रोड्यूस होती है? तो लेस किस में होती है? फुल वेव रेक्टिफायर में। तो अल्फा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 137 है, फोर्स ऑन प्रोटॉन ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड इज। फोर्स फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है? अगर हम फाइंड करें तो Q V B साइन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, Q क्या है हमारे पास? 2E है। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 2 है मल्टीप्लाइड बाय B कितना है हमारे पास? B है। और साइन 145 कितना होता है? 1/√2
2। साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 है, यहाँ पे √2 है। जो √2 होता है वो किसके बराबर होता है, ये अगर 2 की वैल्यू पुट करें तो ये 2 किसके बराबर होता है, √2 के बराबर। ये हो गया हमारे पास 2e इंटू इस 2 की जगह जो हमारे पास 2 वेलोसिटी थी उसकी जगह हम उसको 2 का स्क्वायर प्रोड्यूस पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर बराबर होता है √2 के, यानी इसको अगर कट करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। इस √2 को हम इस के साथ कट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा एक √2 इलेक्ट्रॉन इंटू √2 इंटू b। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा 2√2e_b। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 2√2e_b। तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने इसको किस फार्मूले के साथ सोल्व किया, f = QVB sin थीटा के साथ सोल्व किया। q की वैल्यू पुट की 2 और v की वैल्यू पुट की 2 और b की वैल्यू b थी। इसके बाद sin 45 1/√2 होते हैं, 1/√2 को हमने काटा 2 के साथ, 2 की वैल्यू पुट की जो बराबर थी 2 किसके बराबर होते हैं, 2 बराबर होते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 के बराबर है। 2 की जगह हम कभी भी √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 पुट कर सकते हैं। हमने ये पुट करके उसको कैंसिल कर दिया। अगर आपको ये नहीं आसान लगता एक और तरीके से भी हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास sin 45 होता है इसको हम √2/2 भी कहते हैं। sin 45 की वैल्यू √2/2 भी होती है, ये भी वैल्यू होती है। तो अगर इसकी तरह हम पुट करें तो सारी वैल्यूज़ पुट करें 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2 वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय b। इस तरीके से अगर सोल्व करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या आंसर आ जाएगा 2√2e_b। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है इन अ लैम्प रोड व्हेन मोर देन 1 लैम्प आर स्विच्ड ऑन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लोड। जब भी हम ये लैम्प लगाते हैं घरों वगैरह में किसी में भी, तो ये किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में जब भी लगते हैं क्या होता है कि जब मोर देन 1 रेजिस्टेंस आ जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मोर देन 1 रेजिस्टेंस आ जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही केस है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी और आंसर विल बी डिक्रीज। 138 आंसर विल बी डिक्रीज्ड। सो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एन ऑर्बिटल मोशन अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड। ऑर्बिटल मोशन जो किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द हो। हमारे पास दो तरह की मोशंस होती हैं, एक होती है रेवोल्यूशन और दूसरी मोशन कौन सी होती है हमारे पास, रोटेशन। एक रेवोल्यूशन और दूसरी कौन सी होती है, रोटेशन। अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन क्या होता है, ये एक चीज़ है, इसके गिर्द दूसरी चीज़ जब भी कोई मोशन करती है इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। लेकिन रोटेशन है, ये एक चीज़ है, ये अपने गिर्द ही मूव किए जा रही है, अपने गिर्द ही मूव किए जा रही है, तो ये क्या होगी, रोटेशन होगी। तो रोटेशन को हम स्पिनिंग मोशन कहते हैं। रोटेशन क्या होती है, स्पिनिंग मोशन होती है। रेवोल्यूशन कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है। यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन की बात हुई, तो ऑर्बिटल मोशन कौन सी है, रेवोल्यूशन है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, E = F/Q बुक में दिया हुआ है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैसेस कंटेन इन अ कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज। अब प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर दिएगा। वाई व्हाट हैपन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जब प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए। सिंपल, आपने ज़्यादा कोई फार्मूला दिमाग में नहीं लाना, कुछ नहीं करना, सिंपल सोचे। जब प्रेशर डिक्रीज तो तब क्या होगा, जब प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मतलब उनकी कोलिजन्स के नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग एट हाइट ऑफ 2 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है हमारे पास, टोटल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें 1/2 mv² प्लस mgh। अब इसकी वैल्यूज पुट करें 1/2 mv², मैस कितनी है 1/2, मैस कितनी है 10 है, और वेलोसिटी कितनी है 2 है, 2 × 2 = 4।
तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 20। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 20 आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, मैस कितनी है 10 है, जी कितना है 9.8 है और एच कितनी है हमारे पास 2 है। तो ये अबाउट 200 है, यानी 200 से कम है, क्योंकि ये 9.8 है, हमने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। 9.8 होने की वजह से ये 200 पूरा नहीं है, 200 से कम है, हम 200 के कम वाले आंसर को प्रेफर करेंगे। ये 200 है, अब इसको प्लस करें टोटल एनर्जी के लिए तो ये आ जाएगा 220। अब 220 आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा 220 का करीब तरीन, 220 से कम और इसका करीब तरीन। अल्फ़ा में देखें 316 है, ये 300 है, ये 200 है, ये नहीं हो सकता। बीटा में देखें 216 है, 220 है, 4 का फ़र्क है। अगर इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखें 4 का फ़र्क आता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 416 नहीं हो सकता, 392 नहीं हो सकता, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन 216। तो ये था हमारा MCQ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे हमेशा मूव आउट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव इन करती हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव की बात की है तो रेडिली अवे फ्रॉम दी चार्ज, रेडिली अवे फ्रॉम दी चार्ज, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ सोर्स ऑफ एक्सरे जनरेशन। एक्सरे जनरेशन जब भी होती है इनके लिए कोई हैवी मेटल, हैवी चीज़ चाहिए होती है, तो यहाँ पे जो सबसे हैवी होगा वो सोर्स ऑफ एक्सरेज होगा। एलुमिनियम देखें इसकी मैस कम है, क्योंकि इधर जाते हुए इसकी साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। हाइड्रोजन लेस मैस, सोडियम लेस। कॉपर की मैस यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे हैवी कॉपर है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास कॉपर होगा। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट कौन सा नहीं है। अल्फ़ा में हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर इसका यूनिट होता है, किलोवाट में इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड में इसका यूनिट है। इसको फार्मूले से अगर देखें तो ये क्या होता है, वर्क ओवर टाइम है, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है और इसका टाइम है, तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो गया। किलोवाट आवर क्या है, इसका यूनिट नहीं है। किलोवाट आर किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आर किसका यूनिट है, अगर मैं या पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एनर्जी है या वर्क ओवर टाइम। अगर पावर क्या होती है, वाट होती है, टाइम को पुट करूँ मैं आर में पुट करूँ और एनर्जी को इसी तरह लिख दूँ, तो एनर्जी को एक साइड पे रखें, वाट और आर को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो वाट अगर किलोवाट में हो तो ऐसे किलो वाट आर, ये किसका यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट होगा। तो किलोवाट आर किसका यूनिट है, एनर्जी का। ये क्या है, पावर का यूनिट नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है विच रेडिएशन इज यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर। अब आपने स्मोक डिटेक्टर कई जगह पे देखा होगा, बिल्डिंग्स के अंदर लगे होते हैं, जो जब भी कोई फायर वगैरह लगती है तो थोड़ा सा स्मोक उनमें होता है, थोड़ा सा भी स्मोक जब ऊपर जाता है तो वो स्मोक को डिटेक्ट करके तो सेंसर बजना शुरू हो जाते हैं। असल में होता क्या है, उनमें क्या होती है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो एयर को आयनाइज करते हैं, लेकिन जब कोई स्मोक पार्टिकल आते हैं तो वो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो इनाफ करंट, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजेशन की वजह से, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा मतलब या थोड़ा बहुत स्मोक होता है ना, तो तब क्या होता है कि वो करंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। जब करंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता तो वो अलार्म उसका ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। तो ये स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, इसमें क्या यूज़ होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैव टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। जो स्टेप अप ट्रांसफर होता है उसके सेकेंडरी कोयल्स के टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जो स्टेप डाउन होते हैं उसके सेकेंडरी कोयल के टर्न कम होते हैं। तो यहाँ पे मोर विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टेप अप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास MCQ 48 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हाउ कैन वी इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस। 2 फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला देखें, डेल्टा वाई, ये फ्रिंज स्पेसिंग है, इक्वल किसकी होती है, L लैम्डा डिवाइडेड बाय D। यहाँ पे L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ये स्क्रीन है और ये क्या है, स्लिट है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या है, L है। स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस क्या है, L है, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, जो 2 स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो उन्होंने पूछा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस है वो बहुत क्लोज है, यानी ये स्पेसिंग क्या है, कम है। हाउ कैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस, इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, L के है। तो जब L इंक्रीज़ करेगा, यानी स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, तभी फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ करेगी। अल्फ़ा में देखिए, वाई इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्लिट्स। लाइट सोर्स की बात नहीं कर रहे, लाइट सोर्स तो यहाँ पे है,
स्लिट्स यहाँ पे, स्क्रीन यहाँ पे, हम स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीटा में देखें बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, तो ये वाला क्या है, करेक्ट होगा। स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। चार्ली में देखें बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये भी नहीं है। स्लिट्स का डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। डेल्टा में देखें बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो सेकेंडरी आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, ट्रांसफार्मर जो होता है ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रखता है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। तो इसी तरह अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ताकि ओवरऑल ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करे। तो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है हमारे पास। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इंक्रीज वाला, जो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड बाय सिंपल, पूरा टॉपिक है इस पर, फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स की बुक है तो उसमें पोलराइजेशन का पूरा टॉपिक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव बाय पोलराइजेशन, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी इसका जो पार्टिकल नेचर है वो प्रूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सन की जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमने अर्थ के रिस्पेक्ट से देखना है, यानी अब हम ज़मीन में खड़े हैं, ये बंदा ज़मीन में खड़ा है, ये ज़मीन है और ये सूरज है, उसको नज़र आ रहा है। सुबह सूरज इधर नज़र आ रहा था, शाम को सूरज उसको किधर नज़र आ रहा है, इधर आ रहा है। हमने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखना है, सुबह इधर नज़र आ रहा है, शाम को इधर नज़र आ रहे हैं। तो अर्थ अगर हम बात करें तो ये क्या, अर्थ का एक रेडियस है, इतना रेडियस है, ये क्या अर्थ का दूसरा रेडियस है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ r प्लस r इक्वल टू 2r। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हुआ, 2r, तो 2r हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, 2r हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जो है हमारे पास वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, जब कोई रोटेटिंग बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, वैसे सिंपल अगर मूव भी कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी कि रेडियस और लीनियर वेलोसिटी के क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू लीनियर एंड लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, तो परपेंडिकुलर टू लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, डेल्टा हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर वर्किंग in opposite direction. If the body displaces by 5 meter in direction of net force, what will be work done by the net force? सिंपल जब इस तरह का सवाल आता है, पहली चीज़ हमने क्या देखनी होती है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, यानी वर्क डन हो रहा है। अब हम वर्क फाइंड करेंगे। फोर्सेस क्या है, 15 न्यूटन है, ये बॉडी है, इसके इधर क्या है 5 न्यूटन है, इधर क्या है 15 न्यूटन है, 15 और इधर 5 है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, टोटल 10 न्यूटन। जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है जो, उसको हम प्लस करते हैं, इसको हम माइनस करते हैं। तो इधर 5 न्यूटन है, इधर 15 न्यूटन है, टोटल नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, 10 न्यूटन होगी। तो अगर हम इसको वर्क में पुट करें, सिंपल है, वर्क इज इक्वल टू F.D है, 10 न्यूटन डॉट, ये डिस्टेंस कितने है हमारे पास, किधर गया डिस्टेंस, 5 मीटर है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 × 5 इक्वल टू 50, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, 50 जूल विल बी वर्क डन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ फोर्स विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, किसकी दी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स
एक्ट करती है और किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ सर्कल में या सर्कल में रोटेट करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज जो होती है वो कौन सी होती है? 3D होती है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ा बायोलॉजी में तो उसमें हमें उन्होंने बताया कि जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा तो तब ये रोड लाइक वेजिकल्स दिखाई दिए। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या दिखाई दिए? क्रिस्टल दिखाई दिए। क्रिस्टल के इधर स्पेस दिखाई दी, इसका सारा कुछ मतलब उसकी 3D इमेज दिखाई दिया। तो उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज होती है वो 3D होती है। अगर आपने बुक में नहीं पढ़ा तो इस तरह अंदाज़ा लगा के भी करेक्ट हो सकता है। 157 है MCQs है बीट कैन बी यूज टू फाइंड। बीट क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है? बीट किस चीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है? तो हम बीट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं? यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। वैसे अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन वगैरह की तो क्या होता है कि द काउंट ऑफ बीट पर सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस इज, जब जो बीट का काउंट पर सेकंड होता है वो क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव्स होता है। द काउंट ऑफ बीट पर सेकंड, जो काउंट होता है बीट का पर सेकंड वो किसके बराबर होता है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव्स के बराबर होता है। तो इस बीट को क्या चीज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी बाय। जब भी कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज को अट्रैक्ट करती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही होती है। जब भी कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो किस वजह से करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा है सिमिलरली ये उसी से है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास बेसिक पर्पस ऑफ फिल्टर इज टू। जो फिल्टर सर्किट यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ करता है? अल्फा में देखें मिनिमाइज वेरिएशन इन AC सिग्नल, सप्रेस हार्मोनीज इन रेक्टिफाइड, रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड और स्टेबलाइज DC आउटपुट। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? रिपल को रिमूव करना। जिस फिल्टर सर्किट कैपेसिटर वगैरह यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो DC का आउटपुट होता है ना इसमें ये जो थोड़ा बहुत रिपल होता है जो वैसे तो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी रिपल ये जो होता है यूज़फुल नहीं होता, तो इसको रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं जो कैपेसिटर वगैरह से बने होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास इन अ सिंपल पेंडुलम वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें टेंशन फोर्स जो होती है वो क्या वर्क डन कर रही होती है? अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास? पेंडुलम है और ये क्या है? इसकी टेंशन फोर्स है जो डायरेक्टेड अपवर्ड है। ये पेंडुलम है, पेंडुलम की डायरेक्शन इधर है। तो इसमें अगर हम एंगल की बात करें, एंगल कौन से? 90 डिग्री होता है। जब एंगल 90 डिग्री हो तो ये जो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू FD कोस थीटा होता है। ये कोस का फंक्शन होता है। जब कोस 90 क्या होता है? 0 होता है तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 विल बी करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर हम बात करें तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है? जब फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है तब वर्क डन होता है। लेकिन टेंशन फोर्स क्या होती है कि लॉन्ग रेडियल लाइन होती है टुवर्ड पिवट पॉइंट। टेंशन फोर्स रेडियल लाइन की तरफ होती है, पिवट पॉइंट की तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टेंजेंशियल होता है टू कर्व पाथ, ये कर्व पाथ की तरफ होता है। तो जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों हो गए तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है विच मेटल इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। कौन सी मेटल है जो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास? तो हम रेडियो एक्टिविटी को ख़ास मेटल के थ्रू नहीं करते, कोई भी हैवी मेटल है जो हमारे पास उसको रेडियो एक्टिविटी की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी की डिटेक्शन किसी भी मेटल के थ्रू, हैवी मेटल के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। इस पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक में ये एनर्जी दी हुई है। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है मिनिमम एनर्जी। तो चार्ली हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ दिस इज कॉन्स्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कॉन्स्टेंट होती है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कॉन्स्टेंट होता है? इसमें वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का उसमें इसकी वैल्यू पुट करें तो Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अगर हम वर्क में वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी डेल्टा V क्या हो गया? इक्वल टू 0 हो गया। 0 इंटू P इक्वल टू ओवरऑल 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे
वर्क असल में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारे पास क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा या ज़ीरो होगा, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 164, अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 to V2 एट प्रेशर P, वर्क डन बाय P2 माइनस P1B। तो इसमें हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेंड की है, वॉल्यूम उसका चेंज हुआ है V1 to V2, वॉल्यूम उसका चेंज हुआ है V1 to V2। वर्क क्या हमारे पास होता है, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहना है, P डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा P V2 माइनस V1। तो इसमें कौन सा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, P V2 माइनस V1। तो वर्क का ये डेल्टा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा जो उन्होंने वर्क का चेंज पूछा गया है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द पेंडुलम ऑफ सर्टेन पेंडुलम क्लॉक इज मेड ऑफ ब्रेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट हैपन टू पीरियड ऑफ क्लॉक। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, अगर हम उसके टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें तो इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये उसके टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो L जब हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका टाइम पीरियड के पे क्या इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज। तो लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ टाइम पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास MCQ नंबर 166, व्हेन अ स्टैंडिंग वेव इज सेट अप अपॉन द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्ट्रिंग है वो क्या है, दोनों एंड्स पे फिक्स है, तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अल्फा में देखिए, सम ऑफ नंबर ऑफ एंटी नोड्स एंड सम ऑफ नोड्स इज ऑलवेज इवन। तो नोड्स और एंटी नोड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, 3 नोड है और यहाँ पे 2 एंटी नोड है, तो इसका सम क्या आ गया, हमारे पास ओड आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवन लिखा हुआ, तो ये क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। दूसरे में देखें, वेवलेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स पे नहीं वेवलेंथ ने डिपेंड करना, नंबर ऑफ ये वेव्स पे डिपेंड करना है, वेवलेंथ ने किस पे डिपेंड करना है, LN पे डिपेंड करना है, ना कि नंबर ऑफ नोड्स, ओनली नोड्स पे डिपेंड नहीं करना। तो इस हिसाब से हमारे पास बीटा क्या होगी, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट शो सिमेट्री अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। तो शेप ऑफ स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो क्या है, मिड पॉइंट की तरफ क्या होगी, एक सिमेट्री शो हो रही होगी, मिड पॉइंट में क्या होगी, सिमेट्री शो हो रही होगी। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा में देखें, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स नहीं आना, नंबर ऑफ वेव्स आना है, तो यहाँ पे नोड्स की वजह से डेल्टा भी रॉन्ग हो गया। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 167 है, इन अ स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड कंजेक्टिव एंटी नोड इज। स्टेशनरी वेव में एक नोड और उसके कंजेक्टिव एंटी नोड में क्या डिस्टेंस होता है, ये क्या है, हमारे पास नोड है, ये क्या एंटी नोड है, ये क्या फुल लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें, ये क्या है, λ/2 है, हाफ वेवलेंथ, ये भी क्या है, λ/2 है। लेकिन नोड और एंटी नोड की बात करें तो λ/2/2 यानी इक्वल टू λ/4 आ गया, तो यानी क्वार्टर, 1/4 ऑफ वेवलेंथ। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इफ फैनी रिक्वायर्ड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इन ईच केस मटेरियल इज द सेम। इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या है, हमें रिक्वायर होती है। तो अगर हम इसके अमाउंट ऑफ हीट की बात करें तो उसका फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। C क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, क्योंकि सब में क्या होगी कि मटेरियल सब में क्या है, सेम है, तो C की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब में सेम होगी, हमने हमें क्वेश्चन लंबा नहीं करना। तो M की वैल्यू पुट करेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे। पहले में M की कितनी है, 1.5, टेम्परेचर की कितनी है, 7, तो इक्वल आ गया 7 × 1.5 इक्वल 10.5 आ गया हमारे पास। अब हम दूसरे में देखें, 3 किलोग्राम मटेरियल हीटेड बाय 3.5, तो इसमें भी इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 3.5, 3 × 3.5, तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 × 3.5 इक्वल टू 10.5। तो इसमें भी वही आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम 2 का वही आंसर आ गया तो वही मतलब सबका क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसी तरह अगर हम तीसरा भी अगर मल्टीप्लाई करके देख लें, 21 × 0.5 इक्वल टू
ये किसके बराबर होगा 10.5। अच्छा, इसका तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन सेम इन ईच ऑफ केस। हीट का हमने फार्मूला पुट किया था, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही, यानी अमाउंट ऑफ हीट क्या है तीनों केसेस में सेम है। दूसरी बात, जो हमने इसको सोल्व कैसे करना है कि ये कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर कैसे सोल्व करनी है। तो ये क्या है, हमारे पास 7 है, 7 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 1.5 से। तो अगर हम 1.5 की जगह में इसको 15 एज्यूम करें तो हमें 15 का पहाड़ा तो आता है, 20 तक पहाड़े मोस्टली बच्चों को आते हैं और आपको आने चाहिए। तो 15 7 बार 105, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिए, इक्वल टू 10.5 हमारे पास आ गया। सिमिलरली जब दूसरा MCQ यूज़ किया 3 × 3.5, 35 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, हम 3.5 की बजाय इसको कर सकते हैं, तो इस तरह ये सोल्व हो जाते हैं, आसान ही हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ इक्वल टू, जो रेवोल्यूशन पर मिनट ये कितने, उन्होंने अजीब बात की है कि जो सवाल है उसी में आंसर दिया हुआ है, इक्वल टू ये इतने रेडियन पर सेकंड है, तो यही आंसर है। 1.04 है, 1.104 है, आगे 7 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 4 को 5 कर देंगे तो 0.105 होगा। तो वही क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट MCQ है द इंटरफेरेंस ऑफ ग्रीन फोटोन टू रेड फोटोन विल कॉज, जो ग्रीन फोटोन होगा उसका किसी भी रेड फोटोन के साथ इंटरफेरेंस होगा, तो उसको क्या करेंगे, जो ग्रीन फोटोन है उसका किसी भी एक फ्रीक्वेंसी के फोटोन का किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन के साथ इंटरफेरेंस होगा, तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 15, टाइम इज इक्वल टू 1 to 10 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट दिया है जो कि हमारे पास कितना है 15 है। तो इसके बाद हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 1 to 10 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 15 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड इक्वल टू 1.5।